हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूं निहारिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवीज ट्यूब। और आज मैं 2022 में रिलीज़ हुई मूवी वेदा को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कहानी की टाइमलाइन पास्ट और प्रेजेंट में चलती रहती है, जिसमें पहली टाइमलाइन प्रेजेंट टाइम 2021 की है, दूसरी टाइमलाइन 1985 में है और तीसरी टाइमलाइन 1965 में है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां हम एक बस में एक लड़की को देख पाते हैं जिसे एक गुंडा बहुत गलत तरीके से छू रहा होता है। वह लड़की इस सब से बहुत इरिटेट हो रही होती है और अपना स्टॉप आने पर वह गुस्से से बस से उतर जाती है और अपने घर पहुंचकर अपनी दादी से गुस्सा करते हुए कहती है, कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगी। इस पर उसकी दादी उससे पूछती है क्या हुआ। तब वह लड़की अपने साथ हुई घटना के बारे में अपनी दादी को बता देती है। यह सब सुनकर उसकी दादी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन वह लड़की अपने काम पर नहीं जाती और कॉफ़ी पीते हुए अपनी दादी के पास आकर बैठकर कोई बुक पढ़ने लगती है। इस पर उसकी दादी उससे कहती है, बेकार की किताबें क्यों पढ़ती हो, अच्छी किताबें पढ़ा करो। इस पर वह लड़की जवाब देती है, अच्छी किताबें कहाँ मिलती हैं दादी। इस पर उसकी दादी उसे एक और इशारा करते हुए एक बुक को निकालने के लिए कहती है, जो बुक उन्होंने ही लिखी होती है। बुक का नाम द हंट बिगिंस होता है। वो लड़की अपनी दादी को बुक देती है। तभी सीन्स कुछ फ्लैशबैक्स में जाते हैं जहां हम एक आदमी को देख पाते हैं जो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को खींचकर अपने साथ ले जा रहा होता है। वहीं पर हम एक और आदमी को देख पाते हैं जिसने वैसाखी पकड़ रखी होती है और वो वैसाखी वाला आदमी कहता है, जिस पल का तुम्हें इंतज़ार था वो पल आ गया है। और उसकी दादी बुक उससे लेकर बुक को पढ़ना शुरू करती है और कहानी हमारी सेकंड टाइमलाइन 1985 में चली जाती है, जहां हम किसी जेल को देख पाते हैं जहां पर कुछ लोग जेल के सामने नाच गा रहे होते हैं। तभी एक लड़की जेल से बाहर आती है और एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेदा होता है। वेदा उस लड़की को, जिसका नाम कनक है, जो अभी जेल से बाहर आई है, उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। फिर दोनों किसी ढाबे पर जाते हैं और वो लोग वहाँ खाना खा रहे होते हैं। उसी ढाबे के बाहर कुछ गुंडे लोगों को खरीद कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। वहीं पर कुछ गुंडे एक औरत और उसके पति को अपने साथ बैठा रखा होता है और उनसे बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी ये गुंडा उस औरत को अपने साथ चलने के लिए कहता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे गाना गाने के लिए भी फोर्स करने लगता है। वहीं पर एक शराबी भी होता है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को इन लोगों को बेचने की कोशिश करता है, जिस पर उसकी वाइफ रोने लगती है, मना करती है। इस पर वो उसे थप्पड़ मार देता है और इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती जाने के लिए फोर्स करने लगता है। ये सब भी वेदा अंदर बैठा देख रहा होता है। इस पर उसे गुस्सा आता है और वो गुस्से में गुंडों की धुलाई कर देता है। ये सारे गुंडे गिरी साहब नाम के आदमी के होते हैं जो इन लोगों को उसी आदमी के पास ले जाने वाले थे। यहाँ पर मारपीट होने के कारण यहाँ पर पुलिस भी आ गई होती है, जिसमें से एक लेडी इंस्पेक्टर ऑफिसर रमा भी होती हैं। वो आते ही गिरी के गुंडों की पिटाई फिर से कर देती हैं। ऑफिसर रमा वेदा से पूछती हैं तो वह शांत खड़ा रहता है। फिर वह उसके साथ खड़ी उस लड़की से भी पूछती हैं कि तुम कौन हो। इस पर वह लड़की अपना नाम कनक बताती है और वेदा को उसका पिता बताती है। कनक के पास एक पत्थर होता है जिस पर ऑफिसर रमा उसे पत्थर के बारे में पूछती है, पर इस पर कनक चुप रहती है। तो रमा उसे पत्थर वापस करते हुए कहती है, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे ज़रा भी मत सोचो और जो हाथ में आए उससे मार दो। यह कहकर वो चुप हो जाती है और कनक और उसके पिता वेदा वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी वक्त हमें उस विकलांग व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कहीं जाने के लिए बैलगाड़ी में बैठने ही वाला होता है कि उस बैलगाड़ी में पहले से ही बैठी हुई एक औरत उस पर जानलेवा हमला कर देती है। इस पर वह थोड़ी बहुत चोटें लगने के बाद वह आदमी बचकर वहां से चला जाता है। इस औरत ने इस विकलांग आदमी पर हमला क्यों किया इसका पता हमें बाद में चलेगा, पर यकीन मानिए जब आपको यह पता चलेगा तो आपको भी शौक लगेगा। फिर हम कनक को किसी पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं। तभी उसी पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है और बाहर पान की दुकान में आग लग जाती है। इस पर वहां मौजूद हवलदार बाहर जाकर आग बुझाने लगते हैं और उस थाने का इंस्पेक्टर अंदर अकेला बैठा हुआ होता है। तो कनक उसके पास जाती है। उसे देखकर पुलिस वाला कनक के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी पुलिस वाला उससे पूछता है, तू अकेली आई है। इस पर कनक शांत खड़ी रहती है और वेदा उसके पीछे खड़ा होता है, जिसे देखकर पुलिस वाला बहुत डर जाता है। शायद ये पुलिस वाला वेदा को पहले से ही जानता है, ऐसा हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन से पता चलता है और वो कनक को भी पहचान लेता है। वो पुलिस वाला इन दोनों को मारने के लिए अपनी गन उठाता है। इतने में ही वेदा उसकी गर्दन को तार से बांध देता है और कनक उसके सर पर उसी पत्थर से, जिसे वह अपने साथ ले आई थी, हमला करती है। तो उस पुलिस वाले को पीट कर मार भी देती है। इतने में
वहाँ एक और पुलिस वाला आ जाता है। यह सब देखकर वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और कनक और उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ऑफिसर रमा क्राइम सीन पर पहुंचती है और उस पत्थर को देखकर वो समझ जाती हैं कि ये कत्ल भी वेदा और कनक ने किया है। वहाँ पर वह अपने जूनियर को इन दोनों का पता लगाने के लिए बोलती है। वहीं अगले दिन कनक की नींद एक डरावने सपने के टूटने के साथ खुलती है और वो पास ही की नदी में जाकर एक लकड़ी की गुड़िया को पानी से नहला देती है और वेदा को वहाँ कोई औरत छड़ भड़ के लिए नजर आती है। फिर कनक और उसके पिता एक जगह बैठे होते हैं और कनक कुछ लड़कियों के पास रखे मोगरे के फूलों के गजरों को देख रही होती है। तभी वहाँ पर वैसाखी वाला आदमी आता है। वो वेदा और कनक को बताता है कि पुलिस इंस्पेक्टर रुद्रा को इन लोगों ने मारा है। इसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। उधर ऑफिसर रमा डेड बॉडी को देख ही रही होती है और इंस्पेक्टर से पूछताछ कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वह विकलांग आदमी इन दोनों से कहता है कि यहाँ का काम हो गया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उधर पुलिस स्टेशन में लॉयर गिरजा को दिखाया जाता है जो ऑफिसर रमा से मिलती है और दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। लॉयर गिरजा ऑफिसर रमा को वेदा की केस फाइल देती हैं और कहती हैं कि पुलिस स्टेशन में घुसकर मारने वाले के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर रमा उनसे कहती है, लगता है आप मर्डर को अच्छे से जानती हैं, तभी यहाँ पर आई हैं। इस पर गिरजा उनसे बोलती है कि वेदा उनका क्लाइंट था और केस की फाइल उन्हें देकर वहाँ से चली जाती हैं। इधर वेदा और कनक दोनों बस से कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन्स हमारी तीसरी टाइमलाइन 1965 में 20 साल पहले शिफ्ट होता है, जहां पर वेदा और उसकी बहन शंकरी हंसी खुशी नाच गा रहे होते हैं। फिर रात में एक आदमी कहीं जा रहा होता है। तभी वो बीरा नाम के व्यक्ति को मंदिर की चाबियों के साथ कहीं जाते हुए देखता है। वहीं बीरा मंदिर में चोरी करने के लिए जा रहा होता है, तो वह मंदिर का ताला खोल ही रहा होता था। तभी वहाँ पर गाँव के 2 लोग और वेदा आ जाते हैं। वेदा और वीरा के बीच फाइट हो जाती है और वेदा उसे मारकर गांव वालों को दे देता है। अगले दिन वीरा को पेड़ से बांध कर रखा गया होता है और गांव वाले उसका फैसला कर रहे होते हैं कि इसे क्या सज़ा देनी चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसे टकला कर देना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि इसके मुंह पर कालिक लगाकर इसे पूरे गाँव में घुमाना चाहिए। अगले दिन गांव में पुलिस आ जाती है जो वीरा को पकड़ कर ले जाती है, लेकिन उससे पहले वेदा और इंस्पेक्टर के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। इस पर इंस्पेक्टर वहां से माफ़ी मांगकर गुस्से से चला जाता है। तभी कुछ लोग वीरा को छोड़ने के लिए पुलिस वालों को बोलने लगते हैं। दरअसल आज वीरा की शादी थी और आज ही उसे जेल ले जाया जा रहा था, पर पुलिस वाले वीरा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और लड़की जिसकी वीरा से शादी होने वाली थी उसकी दादी वेदा को बुरा भला कहने लगती है, जिस पर वेदा की बहन और उस औरत के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। तभी वेदा दुल्हन के रूप में खड़ी पुष्पा को देखता है। वह उसके पास जाता है। इधर दोनों गांव के बीच झगड़ा हो रहा होता है और उधर वेदा दुल्हन को मंगलसूत्र पहना देता है। इस पर दोनों गांव के बीच यह डिसाइड होता है कि वो लोग अगले दिन जाकर दूसरे गांव में उस लड़की से पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे और उसे अपने साथ ले आएंगे। फिर अगले दिन ये लोग बस से दूसरे गांव जाते हैं शादी करने के लिए। दुल्हन की दादी और वेदा की बहन में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है और इन्हीं सब में शादी संपन्न हो जाती है। अब जब रात में सुहाग रात के लिए वेदा पुष्पा के पास जाता है तो वह उसे बहुत ही फनी तरीके से उसे डराकर रूम से भगा देती है और बेचारा वेदा रात भर बाहर सोता है। अगले दिन सब उससे कल रात के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर बेचारा कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन विदाई के टाइम पर उसकी दादी वेदा को हकला कहने लगती है। इस पर पुष्पा उसे अंदर बुलाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरा पति जैसा भी है, टकला है, हकला है, मेरा ही है। हम दोनों कितना भी आपस में झगड़ा करें पर कोई बाहर वाला हम दोनों के बीच नहीं आ सकता है। और वह चुपचाप बाहर आ जाती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। फिर ये लोग पुष्पा को लेकर बस से वापस अपने गांव आ रहे होते हैं। तभी आसपास के गांव वाले बस रोककर उन्हें कुछ ना कुछ उपहार के रूप में देते हैं। फिर रात में वेदा जब अपने घर के पास होता है तब उसकी बहन फिर उसे अंदर जाने के लिए बोलती है। इस पर वेदा डरते हुए उसे मना करने लगता है, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर वेदा घर के अंदर जाता है और फिर से पुष्पा उसे डरा कर भगा देती है और उसका बोरिया बिस्तर घर से बाहर फेंक देती है। मतलब आज बेचारे को फिर से घर से बाहर ही सोना पड़ेगा। सुबह सुबह उसकी बहन आती है और वह उसे लात मारकर उठाती है। यहीं पर वेदा के कुछ साथी भी आ जाते हैं और वो लोग मिलकर पुष्पा को मनाने का प्लान बनाने लगते हैं।
सीन शिफ्ट होता है हमारी सेकंड टाइमलाइन 1985 में, जहां पर वेदा, कनक और वो विकलांग आदमी आग के पास बैठे हुए होते हैं और एक गांव शिली के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर विकलांग आदमी बताता है कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति गलती करता है तो ये गांव वाले पुलिस को नहीं बुलाते हैं, उसका न्याय देवी के सामने ही किया जाता है, जहाँ पर उस व्यक्ति को माता के सामने रखा जाता है और कपूर को जलाया जाता है। यदि कपूर पूरा जल जाता है तो व्यक्ति निर्दोष साबित हो जाता है, और अगर कपूर बीच में बुझ गया तो उसकी बलि माता को चढ़ा दी जाती है। यही इस गांव का नियम है। ये सारे काम गांव का एक पुजारी नंजप्पा ही करता है, जो देवी का साधक है और वही देवी की पूजा करता है। उसी गांव का मुखिया भी होता है और उसकी बेटी होती है, जो कि एक मानसिक तौर पर सही नहीं होती है। वो घर के बाहर कुछ बिल्लियों को दूध पिला रही होती है। तभी एक और बिल्ली को देखकर वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे कनक और वेदा किडनैप कर लेते हैं और उसे देवी के पुजारी के घर ले जाते हैं। तब पुजारी सो रहा होता है। यहीं पर गांव के मुखिया की बेटी भी होती है। तब कनक उस पर कुछ पाउडर छिड़क देती है, जिससे उस छोटी बच्ची को खुजली और जलन होने लगती है। उधर गांव के सभी लोग मुखिया की बेटी को गांव में खोजने लगते हैं। तभी उस छोटी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और सभी लोग उस ओर भागते हैं। आवाज़ सुनकर पुजारी भी जग गया होता है और वह उस छोटी बच्ची को संभालने लगता है। इस पर उस वक्त एक गांव का आदमी उसे पुजारी को मुखिया की बेटी के साथ देख लेता है और वह सबको चिल्ला चिल्ला कर पुजारी के घर के बाहर बुला लेता है। तभी गांव के सभी लोग पुजारी के घर के बाहर आ जाते हैं। इस पर एक आदमी पुजारी को पाखंडी और नीच बोलने लगता है। पुजारी भी अपने बचाव में कहने लगता है कि मैं देवी का साधक हूँ, मैं इस छोटी बच्ची के साथ क्या ही करूँगा। इस पर एक आदमी उससे पूछता है कि यदि तुम साफ हो तो ये बताओ कि ये बच्ची इतनी रात में तुम्हारे पास क्या कर रही थी। इस पर सभी लोग सोच विचार करने लगते हैं। तब पुजारी कहता है कि यदि मैंने भी गलत काम किया है तो मेरे साथ भी वही होना चाहिए जो गांव के और भी व्यक्तियों के साथ किया जाता है। तो फिर क्या था। सभी लोग पुजारी को देवी के सामने बांध देते हैं और कपूर जला देते हैं। इस पर कपूर थोड़ी ही देर में बुझ जाता है। यह सब देखकर पुजारी माता को अपशब्द कहने लगता है, तो गांव का मुखिया पुजारी को पत्थर से मारने की सजा सुनाता है, क्योंकि वो देवी को अपशब्द कहने लगा था। सब पुजारी को पत्थर से मारने लगते हैं और वहाँ पर वेदा और कनक भी आ जाते हैं। कनक अपने पास से एक पत्थर निकालती है और पुजारी के सर पर मारती है। वो पत्थर उसकी आंख में जाकर धंस जाता है और पुजारी की मृत्यु हो जाती है। फिर सुबह वहाँ पर ऑफिसर रमा और उसकी टीम पहुँच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये मर्डर भी वेदा और कनक ने ही किया है। कनक फिर उस लकड़ी की गुड़िया को फिर से पानी से नहलाती है और हम क्षण भर के लिए किसी औरत को देख पाते हैं, जो कि कोई और नहीं वेदा की पत्नी और कनक की माँ पुष्पा होती है। इससे हमें पता चलता है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। तभी वह हमें केवल वेदा की ही नज़रों से दिखाई देती है। फिर हमें एक रेड लाइट एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी औरतें किसी नई लड़की के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी एक बुड्ढा वहाँ आता है और वह उस नई लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है। इस पर वो लड़की उससे 50 रुपए देने का बोलती है। इस पर बुड्ढा वहाँ से चला जाता है। फिर वह कुछ सोचकर वापस से उस लड़की के पास आता है और कहता है कि चलो मैं 50 रुपए दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। इस पर वो लड़की अब उससे 100 रुपये मांगने लगती है। इस पर वह बुड्ढा उसे मना कर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ लड़के उस लड़की के पास आते हैं जो उसे 100 के बजाय 150 रुपये देने की बात करते हैं, लेकिन वो जाने से मना कर देती है और उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से भगा देती है। अगले दिन वो औरत बाजार में होती है और वेदा और कनक भी वहाँ पर होते हैं। तब कनक उस औरत से टकरा जाती है। वो औरत इनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तभी अचानक से विकलांग आदमी उसे रोक देता है और उसके ऊपर मिर्च गिरा देता है और ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी तीसरी टाइमलाइन 1965 में, जहाँ पर वीरा की चोरी का केस कोर्ट में चल रहा होता है और वेदा भी वहाँ पर होता है। वीरा का वकील उसे निर्दोष साबित करने में लगा होता है। वो कोर्ट में ये लिख कर देता है कि पुष्पा से शादी करने के लिए वेदा ने वीरा को केस में फंसाया था और वीरा बाइज्जत बरी हो जाता है। इंस्पेक्टर रुद्रा भी इन सब में मिला हुआ होता है। इसके तुरंत बाद वीरा पुष्पा से मिलने जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगता है। इस पर पुष्पा उसे खरी खोटी सुना देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। पुष्पा को गजरा बहुत पसंद होता है, तो शंकरी वेदा को पुष्पा के लिए गाना गाने के लिए बोलती है। इस पर वो कभी पुष्पा को फूलों से ढक देता है। वो पुष्पा के लिए फूलों के पौधे उसके घर के बाहर लगा देता है। ये सब देखकर पुष्पा को भी थोड़ा थोड़ा वेदा से प्यार होने लगता है। फिर तो एक रोज़ पुष्पा फुल टल्ली होकर खेतों के बीच चिकन पका रही होती और वेदा भी वहाँ आ जाता है। इस पर वो उससे बहुत इमोशनल होकर फ़नी तरीके से बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों अपने घर आते हैं, लेकिन आज पुष्पा वेदा को अपने साथ रहने के लिए बुलाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1985 में, जहाँ गिरी का एक आदमी गुंडों को मार रहा होता है। वो गर्म सरियों से उनकी बॉडी पर निशान भी बना रहा होता है।
ये वही लोग होते हैं जिन्हें वेदा ने ढाबे के बाहर मारा होता है। तभी वहाँ पर वेदा और कनक भी आ जाते हैं। दरअसल ये लोग उन मजदूरों के साथ यहाँ पर आए थे जिन्हें गिरी के लोग पैसे देकर खरीद कर यहाँ लाते हैं। फिर वो आदमी इन दोनों से बैठने के लिए बोलता है, पर ये लोग वैसे ही खड़े रहते हैं। फिर अचानक कनक अपने थैले से एक हथियार बाहर निकालती है और वो वहाँ मौजूद गुंडों से लड़ने लगती है। वे 2 लोगों के हाथ भी काट देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद गुंडे उस पर भारी पड़ने लगते हैं। वो कनक को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। वेदा वहाँ खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। जब दर्द में कनक अपने पिता को याद करती है, तब वेदा आगे बढ़ता है और गुंडों को बहुत मारता है। वेदा वही गरम तलवार से उन्हें भी मारता है ताकि वे लोग उस दर्द को भी महसूस कर सके जो दर्द ये लोग मजदूरों को देते हैं। इसके बाद वेदा गुंडों के लीडर गिरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी पत्नी बीच में आ जाती है। लेकिन जब वह उसे रोकने के लिए उसकी छाती पर हाथ रखती है तो उसकी धड़कनों की गति सुनकर वह पीछे हट जाती है। अब वेदा गुंडों के मुखिया गिरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वह तलवार से उसके हाथों पर लगातार हमला करता है। कनक भी पत्थर इसकी ओर मारती है। वार इतना जोरदार होता है कि गुंडों का मुखिया गिरी वहीं पर मर जाता है। फिर सीन प्रेजेंट डे में आता है। उस लड़की की दादी कुछ देर के लिए कहानी सुनाना बंद कर देती है। इस पर यह लड़की बहुत परेशान होते हुए अपनी दादी से कहानी सुनाने के लिए कहने लगती है। फिर वो खुद ही किताब उठाकर पढ़ने लगती है, लेकिन तब तक उसकी दादी वहाँ पर आ जाती है और किताब को दोबारा पढ़ने लगती है। अब सीन वहीं पर वापस शिफ्ट होता है जहाँ पर वेदा और कनक ने गुंडों को मारा था। यहाँ पर पुलिस भी आई होती है और ऑफिसर रमा और उसकी टीम भी वहाँ होते हैं। वे लोग गुंडे की वाइफ से उसका बयान ले रहे होते हैं और वो औरत सब कुछ बता रही होती है जो जो वहाँ पर हुआ था। इस पर ऑफिसर रमा समझ जाती है कि ये मर्डर वेदा और कनक ने ही किया है। अब हम वेदा को देखते हैं जो बैलगाड़ी के पहियों को ठीक कर रहा होता है और वहाँ पर कनक और वो विकलांग आदमी भी होते हैं और ये बैलगाड़ी वेश्यावृत्ति करने वाली महिला की होती है। गाड़ी ठीक होने पर वो वेदा को पैसे भी देती है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देता है। इस पर वो अपने साथ आई लड़कियों को बुलाती है, जिसमें परी नाम की एक लड़की भी होती है, जिसे देखकर विकलांग आदमी घबराने लगता है और हथियार निकालने लगता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे विकलांग आदमी कुछ छुपा रहा है और परी वहां से बिना वेदा और कनक को देखे बैलगाड़ी में बैठकर चली जाती है। उधर कनक लकड़ी की गुड़िया जो उसकी माँ की होती है उसे पानी से नहलाती है और फिर हम कुछ पल के लिए पुष्पा को देख पाते हैं। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है हमारी तीसरी टाइमलाइन 1968 में। यहाँ पर पुष्पा और कजरी कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बीरा आ जाता है। वो पुष्पा को फिर अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वेदा के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। इस पर पुष्पा उसे खरी खोटी सुना देती है और कहती है कि उन दोनों की प्रेम की निशानी उसके पेट में पल रही है, मतलब पुष्पा प्रेग्नेंट होती है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और बीरा को डांटने लगते हैं और वहाँ से उसे जाने के लिए बोल देते हैं। फिर पुष्पा की डिलीवरी का दिन आता है तो वेदा अपनी बहन शंकरी को अंदर जाने के लिए बोलता है। इस पर वो बोलती है कि मुझे किसी की प्रसव पीड़ा देखी नहीं जाती है। शंकरी बहुत घबरा रही होती है और एक लड़के से कहती है इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की, ये बात किसी को कहना मत। पर वो लड़का इसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। फिर शंकरी और वेदा एक साथ बैठे होते हैं तो वेदा शंकरी से पूछता है बताना शंकरी क्या होगा। शंकरी इस पर कहती है कि लड़की ही है। वो कहती है जैसे मैंने तेरी देखभाल की है तेरी बेटी भी तेरी देखभाल करेगी, और भी बहुत कुछ बोलती है। पर अचानक शंकरी शांत हो जाती है और उधर पुष्पा को भी लड़की होती है तो पता चलता है कि शंकरी दुनिया छोड़कर जा चुकी है। तब वेदा अपने बचपन की बातें याद करने लगता है। फिर वे लोग शंकरी को आखिरी विदाई देते हैं और ऐसे ही इनकी लाइफ आगे बढ़ने लगती है। कनक भी बड़ी होने लगती है। कनक अपने पिता की प्यारी होती है। वेदा उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। वे कनक के लिए 3 लकड़ी की छोटी छोटी गुड़ियाँ भी लाता है और वो अपने माता पिता और खुद को इन गुड़ियाओं में देखती है और इनका छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी लाइफ बिता रहा होता है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है 1985 में, जहाँ पर विकलांग आदमी किसी कालिया नाम के आदमी की जानकारी दे रहा होता है। वो बताता है कि उसकी 8 साल की बेटी पूर्वी है और उसका 4 साल पहले लकवा मार गया जिससे उसके दोनों पैर काम नहीं करते हैं। अब कालिया के घर में ये दोनों उसके रिश्तेदार बनकर जाते हैं और जायदाद में हिस्सा देने की बात करते हैं तो उसकी बीवी उन्हें अपने घर ले जाती है। कालिया वेदा और कनक को देखकर पहचान लेता है, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता है। वेदा और कनक कालिया के घर खाना खा रहे होते हैं। तभी पूर्वी कनक के बैग से पत्थर को निकालकर उसके बारे में पूछने लगती है। तब उसकी माँ उसे डांट देती है, पर कालिया पत्थर को देखकर घबरा रहा होता है। अब सुबह होती है तो वो वहाँ पर वेदा और कनक को नहीं देखता और साथ में उसकी बेटी पूर्वी भी गायब होती है। इस पर वो कालिया घबरा जाता है
और जो कुछ भी उसने अपनी लाइफ में किया था वो सब अपनी बीवी को बताने लगता है। तभी पूर्वी वहाँ पर भागते हुए आती है और उनसे रोने का कारण पूछने लगती है। तो वो वेदा को अपना चाचा भी कहती है। ये सुनकर कालिया की बीवी रोने लगती है। ये सुनकर कालिया अंदर जाता है और दरवाजा बंद करके खुद को आग लगा लेता है और आसपास के लोग भाग कर आते हैं, उसे आग से बचाते हैं। तब कनक उसके पास आकर उस पर पत्थर रख देती है और कालिया की तभी मृत्यु हो जाती है। और हम पीछे से पुष्पा को भी देख पाते हैं। उसकी बीवी वेदा से माफ़ी मांगने लगती है और वेदा और कनक वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते कनक अपनी माँ की गुड़िया को भी पानी से नहलाती है और क्षण भर के लिए हम फिर से पुष्पा को देख पाते हैं। फिर रात में कालिया के घर पर पुलिस भी आती है, जिसमें इंस्पेक्टर रमा भी होती हैं। वो कालिया को देखकर समझ जाती हैं कि इसका कत्ल भी वेदा और कनक ने किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है विकलांग आदमी पर, जो कि एक रेड लाइट एरिया में जाता है। वहाँ पर वो परी के पास जाता है। वो परी को चाकू से घायल कर देता है और वहाँ से चला आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1968 में। वहाँ पर वेदा और कनक सभी गांव वालों के साथ बीरा के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे होते हैं। सभी लोग कोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर शाम को वेदा घर आता है तो पुष्पा उस पर गुस्सा करने लगती है। उसे वेदा के मसले से दूर रहने के लिए कहती है। इस पर बेटी कनक अपनी माँ से पापा की तरफदारी करने लगती है। इस पर पुष्पा एक डंडा उठाकर दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर अगले दिन गांव वाले कोर्ट में होते हैं, जहां पर वीरा की चोरी का केस चल रहा होता है। जहां पर वीरा कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होता है तो जज इंस्पेक्टर रुद्रा से पूछती है कि मुजरिम वीरा कहाँ है। तो इंस्पेक्टर रुद्रा कहता है वो तो लापता है। वेदा जज से कहता है कि रुद्रा वीरा से मिला हुआ है, अगर वो वीरा को कोर्ट लाए तो क्या जज उसका फैसला करेगी। तब जज बोलती है कि हाँ। इस पर वेदा वीरा को एक बोरे से बाहर निकालता है। इस पर जज वेदा पर गुस्सा हो जाती है तो वह वीरा को बाइज्जत बरी कर देती है और वेदा को 50 रुपये जुर्माना और 3 दिन की जेल हो जाती है। अगले दिन पुष्पा और कनक वेदा से जेल में मिलने आते हैं और पुष्पा उस पर गुस्सा करने लगती है और वेदा बेशर्मों की तरह हंस रहा होता है। पुष्पा उसके लिए मछली बनाकर लाई होती है, लेकिन वो उसे खुद नहीं देती है। एक कांस्टेबल के हाथों से उसे खाना भिजवा देती है। 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरी रात पुष्पा और कनक अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। सभी गांव वाले माता के मंदिर में जा रहे होते हैं। वो लोग इन दोनों से भी चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जाते। तभी कनक खेतों में जुगनू पकड़ने के लिए चली जाती है, जिस पर पुष्पा उसे घर जल्दी आने का बोलती है और कनक वहाँ से चली जाती है। वो खेतों में जाकर जुगनू पकड़ रही होती है। अब सीन दोबारा से 1985 में आता है, जहां विकलांग आदमी के सर पर चोट लगी होती है तो वह उस पर स्टिचेस लगवा रहा होता है। वेदा और कनक भी उसके साथ वहीं पर होते हैं और ऑफिसर रमा भी हॉस्पिटल आ जाती है, जो कि रानी का बयान लेने के लिए वहां पर आई होती है। वो इन तीनों को नहीं देख पाती है। उधर विकलांग आदमी वेदा और कनक नाव से एक गांव में पहुंचते हैं, जहां वो किसी आदमी के घर पर जाते हैं, जहां पर पहले से ही बहुत सारे गुंडे हथियारों के साथ वहां पर खड़े होते हैं और एक औरत किसी खून लगे हथियार को पानी से धुल रही होती है और पास में ही एक लाश पड़ी होती है। वहीं कुर्सी पर बैठा आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और जोर जोर से हंसने लगता है। कुर्सी पर बैठा आदमी कोई और नहीं बीरा होता है और वो औरत उसकी बीवी होती है, जो वेदा से उसकी कहानी के बारे में पूछती है कि वे दोनों क्यों इतने लोगों को मार रहे हैं और पूछती है कि मेरे पति बीरा ने क्या किया है। तब कहानी 8 साल पहले जाती है, जहाँ बीरा, पंडित नंजप्पा, कालिया और गिरी खेतों के बीच बैठे शराब और मांस खा रहे थे और वो लोग अपने मजे के लिए किसी लड़की को भी इन लोगों ने बुलाया होता है। तभी वहाँ पर कालिया रानी को लेकर आता है, लेकिन वो इन तीनों को देखकर इनके साथ रहने से मना कर देती है। ये लोग उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो रानी इन्हें खूब मारती है और वहाँ से चली जाती है। नशे में धुत ये तीनों कनक को देखते हैं, जो खेतों में जुगनू पकड़ रही होती है। तो इन तीनों की नीयत इस छोटी बच्ची पर खराब हो जाती है और ये लोग उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। और जब वो बच्ची दर्द से चिल्ला रही होती है तो ये लोग उसका मुंह बंद कर देते हैं। तभी एक आदमी वहां आता है, जिसने शराब पी रखी होती है। उसे देखकर ये तीनों भाग खड़े होते हैं। ये कोई और आदमी नहीं, वही विकलांग आदमी होता है। ये आदमी कनक को उठाकर पुष्पा के पास ले जाता है और उस वक्त इसके पैर पर चोट भी लगी होती है। पुष्पा को रोते हुए ये आदमी सारी बातें बता देता है तो पुष्पा रोती है और गुस्से में कनक को उठाकर वापस उसी खेत में जाती है, जहां पर ये चारों नशे में बैठे बातें कर रहे होते हैं। पुष्पा इन सबको मारने लगती है। बेचारी कनक वहां दर्द से बेसुध सी खड़ी होती है और पुष्पा इन्हें काली माँ की तरह मार रही होती है। उसे देखकर ये लगता है कि आज वो इन तीनों को मौत के घाट उतार देगी, लेकिन जब वो बीरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो पीछे से नंजप्पा, कालिया और गिरी उसे पत्थर से सर पर मारते हैं, जिससे पुष्पा आग में गिर जाती है और सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है।
ये सब वहाँ खड़ी छोटी कनक भी देख रही होती है और फिर वह बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर ये तीनों घबरा जाते हैं और किसी को ना बताने का सोचते हैं। फिर ये इंस्पेक्टर रुद्रा को भी बुलाते हैं और उसे भी अपने साथ मिला लेते हैं। अगले दिन जब वेदा जेल से बाहर आता है तो अपनी मृत पत्नी को देखकर वो टूट जाता है और वह कनक के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। कोर्ट में एक आदमी यह कह रहा होता है कि उसका और पुष्पा का चक्कर चल रहा था। तब वो दोनों खेत में मिलने गए थे। तभी कनक ने उन्हें देख लिया और अपनी माँ पर गुस्सा करने लगी और अपने पिता को बताने की जिद करने लगी। पुष्पा उसे मना रही थी, तभी इस बच्ची ने अपनी माँ को पत्थर से मार डाला। ऐसा झूठ वो जज को बता रहा होता है। लेकिन जब वकील गिरजा कनक के बलात्कार की बात कहती है तो बीरा का वकील इन आरोपों को गलत साबित करने लगता है और पुष्पा को भी गलत औरत कहने लगता है। वह कहने लगता है कि इस तरह की माँ हो तो बेटी कैसी होगी। अब जज अपना फैसला सुनाती है जिसमें वो उस आदमी को छोड़ देती है और कनक को जब तक बालिग होने तक उसे बाल सुधार गृह में रहने की सजा सुनाती है। और वेदा इस सब से टूट जाता है, जबकि उसके पास ना उसकी बेटी होती है और ना ही उसकी पत्नी। वेदा को गुस्सा आता है तो वह बीरा के वकील को भी मार देता है। इंस्पेक्टर रुद्रा पर भी जानलेवा हमला करता है। वह उस आदमी को जिसने पुष्पा के साथ अपना चक्कर बताया था उस पर आग लगा देता है। इस पर सभी लोग वेदा को संभालते हैं और कनक को भी बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। वहीं वेदा पुष्पा की कब्र के पास बैठा होता है और रो रहा होता है। वो पुष्पा के साथ बीती अपनी जिंदगी के बारे में याद कर रहा होता है। उधर बाल सुधार गृह में भी कनक को सब लोग खूनी ही समझ रहे होते हैं। वेदा कहीं जंगलों में जाकर रहने लगता है और ये चारों गुनहगार बाहर जश्न मना रहे होते हैं। अब सीन दोबारा से ही 1985 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वेदा बीरा की बीवी को ये सारी बातें बता रहा होता है। ये सुनकर उसकी बीवी वेदा को बोलती है, जो हुआ उसे जाने दो, कब तक ऐसे जवान बेटी को लेकर बदला लेते फिरोगे। इस पर वेदा कनक को और सपोर्ट करता है और एक सच्चे पिता की तरह उसके साथ खड़ा रहता है। बीरा की बीवी वेदा से कहती है वासना का कोई हिसाब नहीं होता। वह कहती है हर दिन, हर घंटा, हर मिनट किसी न किसी के साथ ये सब कुछ होता रहता है, तो क्या सभी लोग तुम्हारी तरह बदला लेते फिरेंगे? औरतों को समझौता कर लेना चाहिए। ये सब बकवास कर रही होती है वह औरत। वेदा कनक से कहता है ये औरत को देख रही हो ना, ऐसी औरतें औरतों को नाम पर कलंक है, चाहे जो भी हो जाए तुम इसे मत छोड़ना। इस पर कनक कहती है ठीक है। वो औरत अकड़ के बोल रही होती है कि तू मुझे मारेगी। इतने में ही कनक उसका सर धड़ से अलग कर देती है। तब बीरा वहां बैठा हुआ घबरा जाता है। कनक कहती है कि लड़की की मर्जी के बिना जो कोई भी उसे छुएगा उसका यही हाल करूंगी मैं। तभी वहां पर बीरा के गुंडे वेदा पर हमला करने लगते हैं और वेदा और कनक उन दोनों से जमकर मुकाबला करते हैं। इधर वेदा और कनक गुंडों को मार ही रहे होते हैं कि तभी बीरा धोखे से धूल वेदा की आंखों में डाल देता है और कनक को भी कुछ गुंडे मारने लगते हैं। थोड़ी देर में भी बीरा वैसे ही उन लोगों को मारने लगता है और फाइट करता है। तब तक वहां पर पुलिस भी आ जाती है और जिसमें ऑफिसर रमा भी होती है, लेकिन वो वेदा को नहीं रोकती। इतनी मार खाने के बाद वीरा कनक से माफी मांगने लगता है, पर वेदा उसे आग में जिंदा जला देता है जैसे उसने पुष्पा को जलाया था। फिर वहां पर ऑफिसर रमा आ जाती हैं, जो वेदा को बताती है कि जो तुम जानते हो वो आधा सच है। मैं चाहती तो इन सबको जेल में डाल सकती थी। तभी रमा रानी को बाहर बुलाती है जो घायल होती है और वो वेदा को बताती है कि जब वो उस दिन इन चारों को मार पीट कर जा रही थी तभी इसने इन चारों को कनक के साथ गलत करते हुए देख लिया था। जब वो इन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने वाली थी तभी उसका पैर मुड़ गया और ये गिर गई, जिसके कारण इसका सर पत्थर से टकरा गया। सर पर चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एक और आदमी कनक के साथ गलत काम कर रहा है। ये कोई और नहीं, वही आदमी था जिसने कनक को पुष्पा तक पहुंचाया था। उसे देखते ही परी ने उस पर फावड़े से हमला कर दिया, लेकिन इस आदमी ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी और वहां से कनक को लेकर चला गया। ऑफिसर रमा उस आदमी को भी अपने साथ लाई होती है, जो कि कोई और नहीं वही विकलांग आदमी होता है जो शुरू से वेदा और कनक के साथ था, और इसीलिए वह परी को वेदा और कनक से मिलने नहीं दे रहा था क्योंकि उसने भी कनक के साथ गलत किया था। इस पर वेदा उसकी गर्दन पर वार करके उसे भी मार देता है और दोनों बाप बेटी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कनक पहली बार अपने चेहरे पर कोई भाव लाई होती है इतने दिनों में। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां उस लड़की की दादी उसे कनक की हिम्मत के बारे में बताती है, तो ये सब सुनकर उसकी लड़की के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। और उधर कनक और वेदा उस लकड़ी की गुड़िया को
फूलों के साथ रखकर नदी में विसर्जित कर देते हैं, जहां फिर से हमें पुष्पा आखिरी बार दिखाई जाती है और वेदा अपनी बच्ची के सर पर हाथ रखता है और दोनों किसी माँ को रोते हुए देखते हैं जिसकी बच्ची के साथ भी गलत हुआ होता है। उस पर वेदा उससे पूछता है कहाँ मिलेंगे वो लोग। उधर वो लड़की हिम्मत बांधती है और तैयार होकर अपने काम पर निकलती है और जब वह गुंडा उसे वापस से गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो वह अपने बैग से एक पेन निकालकर उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और जब वह गुंडा उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह उसी पेन को उसकी पैर में चुभा देती है और जिससे उस गुंडे को दर्द होने लगता है और वह चिल्ला उठता है। तब तक ये लड़की अपना स्टॉप आने पर वहाँ से उतर जाती है। अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। ये खूबसूरत सा मैसेज देते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन वेदा और कनक की ये कहानी का अंत नहीं है। उनके लिए तो ये द हंट बिगिंस है।